नमस्कार। रावण आयुर्विद्या द्वारा आयोजित संजीवनी श्रृंखला के आज के इस कार्यक्रम में मैं नक्षत्र तांबड़ रावण आयुर्विद्या की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को महर्षि चरक जयंती व नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आयुर्वेद विश्व का सबसे पुरातन व वैज्ञानिक शास्त्र है। काय बाल ग्रहोर्ध्वांग शल्य दंष्ट्रा चरावृषान् अष्टावंगानि तस्याहु चिकित्सा येषु संशिता। काय चिकित्सा, बाल चिकित्सा, ग्रह चिकित्सा, ऊर्ध्वांग चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंष्ट्र चिकित्सा, जरा चिकित्सा व वृष चिकित्सा ये आयुर्वेद के 8 अंग हैं। इसमें जिस ग्रह चिकित्सा का उल्लेख किया गया है उसे हम ज्योतिष शास्त्र के नाम से भी जानते हैं। लघु जातक व बृहस्पति संहिता ने ज्योतिष शास्त्र का वर्णन करते हुए कहा है कि जिस प्रकार एक अंधेरे कमरे में कौन सी वस्तु कहाँ रखी है इसका ज्ञान हमें दीपक की ज्योति से मिलता है, उसी प्रकार हमारे पूर्व जन्मों का इस जन्म में कैसा फल प्राप्त होगा इस बात पर जिस शास्त्र की ज्योति से प्रकाश डाला जाता है उसे हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। अब प्रश्न यह आता है कि कोसों मीलों की दूरी पर स्थित ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव हमारे शरीर पर व हमारे जीवन में किस प्रकार होता है। इसका उत्तर आचार्य चरक ने इस प्रकार दिया है कि पुरुषो अयम लोक सम्मित, अर्थात पुरुष लोक सम्मित है और वह इस सृष्टि का ही एक अंश है। आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से पितृदोष का आनुवंशिक व्याधियों पर अर्थात जेनेटिक डिसऑर्डर्स पर प्रभाव। सर्वप्रथम मैं आज के मुख्य वक्ताओं का स्वागत करना चाहती हूँ। हमारे प्रथम प्रमुख वक्ता है वैद्य अंतिम व्यास जी। आपने सिद्धकला आयुर्वेद महाविद्यालय संगमनेर से स्नातक व LRB आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज इस्लामपुर से कौमारवृत्य विषय में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की। आपके शोध पत्र भी प्रकाशित हुए हैं। वर्तमान में आप शुभदेव आयुर्वेद महाविद्यालय के कौमारवृत्य विभाग में सह प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। वो अपने ज्ञान के असीम प्रकार से छात्र छात्राओं का ज्ञानवर्धन कर रहे हैं। आपका हम हृदय तल से स्वागत करते हैं व आपको हमारे मध्य उपस्थित पाकर हमें गौरव की अनुभूति हो रही है। हमारे दूसरे प्रमुख वक्ता हैं ज्योतिष तज्ञ श्री पंकज बहल जी। आपने बीकॉम कर फाइनेंस में MBA की उपाधि प्राप्त की। आप एस्ट्रोलॉग इंस्टीट्यूट के पैनल एस्ट्रोलॉजर हैं व गुरुवाणी एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आप वैदिक ज्योतिषी व वास्तुशास्त्र का ज्ञान हम सब तक पहुंचा रहे हैं। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए हम हृदय तल से आपका आभार व्यक्त करते हैं। अब मैं हमारी आज की संचालक श्रीमती श्वेता गुप्ता जी का परिचय देना चाहती हूँ। आप 2018 से एस्ट्रोलॉग के पैनल एस्ट्रोलॉजर हैं। वो 100 से भी अधिक छात्रों का ज्योतिष शास्त्र में मार्गदर्शन कर चुकी हैं। आपको एस्ट्रोमनी, एस एस्ट्रोलॉजर अवार्ड जैसे अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आपके ज्ञान की ख्याति न केवल हमारे देश में बल्कि विदेशों में भी फैली हुई है। आपको हमारे मध्य उपस्थित पाकर हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। अब मैं कार्यक्रम का संचालन श्वेता जी को सौंपती हूँ। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुक् भयमृत्युनाशं दातारमीशं दातारमीशं विविधोषधीनाम्। नमस्ते, आप सभी का आज बहुत बहुत स्वागत है। आयुर्वेद की अगर हम आज का टॉपिक जो बात करना चाह रहे हैं इससे पहले मैं थोड़ा
आयुर्वेद के जो ज्ञाता थे या आयुर्वेद के जो जनक थे, जिनका नाम हम सभी को पता है, आचार्य चरक, आज उनकी जयंती है और आज नागपंचमी भी है। इस दोनों ही पर्व की आप सभी को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आचार्य चरक के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी, छोटी सी जानकारी मैं आपको यहाँ पर सभी लोगों को देना चाहूंगी। प्राचीन काल में दो प्रकार के ऋषि होते थे। पहले जो कि शालीन ऋषि कहलाते थे और दूसरे जो यायावर ऋषि कहलाते थे। तो शालीन ऋषि जो थे वो कुटिया बनाकर एक जगह पर रहते थे। देन अगर हम यायावर ऋषि की बात करें तो यायावर ऋषि घूमते रहते थे, हमेशा भ्रमण करते रहते थे। इसी कारण उनको चरक, चरक का मीनिंग ये होता है चलते रहना, तो इसीलिए उनको एक उपाधि दी गई है चरक ऋषि। आचार्य चरक का अगर हम वास्तविक नाम की बात करते हैं तो आचार्य चरक का वास्तविक नाम जो है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को डिटेल में बताना चाहूंगी, क्योंकि अगर हम यहाँ पे उनके बारे में अगर बात नहीं कर पाए या उनका जो नाम है, उनके गुरु का नाम है वो नहीं कर पाए, तो हमें थोड़ा सा उनकी जयंती के दिन ये बात हमें अवश्य करना ही चाहिए। तो आचार्य चरक का वास्तविक नाम कपिष्ठल था तथा उनके पिताजी का नाम विशुद्ध था और उनके जो गुरु थे उनका नाम वैशंपायन था। आचार्य चरक यायावर ऋषि के एक बहुत ही उच्च कोटि के ऋषि थे और वो एक गोत्र प्रवर्तक ऋषि थे। भाव प्रकाश ने आचार्य चरक को शेषनाग के अवतार की उपाधि दी गई है। सोचिए कि अगर शेषनाग के अवतार की उपाधि दी गई है तो वो कितनी बड़ी उपाधि थी। इसीलिए यहाँ पर आचार्य चरक का नाम, अगर हम आयुर्वेद का नाम लेते हैं तो आचार्य चरक का नाम हमें सबसे पहले ध्यान में आता ही है। एंड आचार्य चरक थे वो कुषाण वंशी राजा कनिष्क के राजवीर थे और आचार्य चरक सदैव एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहते थे। हमेशा किसी न किसी टॉपिक पे रिसर्च या जिसको हम बोलेंगे खोज, वो हमेशा करते रहते थे। ये तो हमारी बात हुई आचार्य चरक के बारे में। अब हम जो कि आज का हमारा टॉपिक है, हम थोड़ा सा उस पर या यूँ कहें कि हम उसी पर आते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक है हमारा आयुर्वेद दृष्टिकोण से पितृदोष से आनुवंशिक व्याधियों पर प्रभाव। तो इसका मीनिंग हुआ है कि जो आयुर्वेद है उसका और एस्ट्रोलॉजी मतलब ज्योतिष का, क्योंकि अगर कोई भी दोष के बारे में हम बात करते हैं तो किसी भी प्रकार का दोष हो या योग हो, वो जिस दिन हम जन्म लेते हैं उसी दिन उसी पल वो हमारे कुंडली में या हमारे चार्ट में या हमारी पत्रिका में बन के आ जाता है। तो जब अगर ये चार्ट में जिस दिन हमारा जन्म है उसी दिन बन के आ गए हैं, तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि हमने इस जन्म में जब हमने जन्म लिया है और इस पृथ्वी पर जब हम आए हैं तो हमने अभी कुछ कर्म किए ही नहीं और वो योग या दोष हमारे चार्ट में बन के आ गए हैं। अर्थात इससे हमें ये प्रतीत होता है कि ये जो भी दोष या योग है वो हमारे पूर्व जन्म के कुछ कर्मों का भुगतान करने के लिए या उसका सुख भोगने के लिए हमें ये दोष या योग मिले हैं। अगर हम इस पे आगे बात करें तो ये बहुत लंबा टॉपिक है। इस पे हम थोड़ा सा हमारे जो आज के दो बहुत ही डॉक्टर अंतिम व्यास एंड पंकज बहल जी, इनसे इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे। तो अगर अंतिम जी, मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि नागपंचमी पर जो पितृदोष, जैसे आज हमारा जो टॉपिक है नागपंचमी और पितृदोष, हमने टॉपिक में मतलब आज की जो जयंती है शरद जयंती है नागपंचमी, तो क्या पितृदोष और नागपंचमी का कुछ कोरिलेशन है? ज्योतिष के अनुसार तो बहुत ज्यादा कोरिलेशन बताया है, राहु केतु से रिलेटेड बताया है चीजों को। नागपंचमी और राहु केतु के संबंध के अवतार के रूप में हमको ग्रहण किया गया है। आयुर्वेद में ऐसा कहीं वर्णन इन चीजों का नहीं है। यहाँ पर अब अभी जो संहिता बनती है, पहले की कुछ संहिताओं में वैसे श्लोक थे और अब धीरे धीरे उस संहिताओं के प्रकार चेंज हो गए हैं। तब से ये पाठ हट गया, मंत्र चिकित्सा भी, जो मंत्र चिकित्सा थी तब ये पाठ उनमें थे कि स्पेसिफिक मंत्र थे, उन मंत्रों से पता लग सकते कि कहाँ से वो आए हैं, कि किस वेद से उनको लिया गया है या किस पुराण से या किस संहिता से उसको इस कंटेक्स्ट में रखा गया है। कि जैसे
विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ है, तो ज्वर में बोला गया है पूरा। तो ये कि कितना भी भयंकर ज्वर हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। या श्वसन संस्थान से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो विष्णु सहस्त्र नाम का जाप उत्तम बोला गया। तो ऐसे बहुत सारी जगह पे कोरिलेट किया, पर वो अभी इतना अधूरा रह गया आज के परिप्रेक्ष्य में, बहुत कम मात्रा में रह गया। उसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। तो ये चीजें फिर आगे चल के जैसे जैसे अपन आगे चलेंगे एक्सप्लोर होती रहेंगी कि अपने को क्या चीजें किस तरह से आएंगी, क्या होगा। जी आप कुछ इसमें मैं थोड़ी पुरानी कथा अपने व्यूअर्स से शेयर करता हूँ, क्यों नाग पंचमी का मनाई जाती है स्पेशली। तो आगे हम बढ़ेंगे तो समझ में आएगा क्यों आज के दिन इसका पितृदोष से क्या संबंध है। ऐसा कहते हैं कि पौराणिक कथा में जो राजा परीक्षित थे, उनकी जो मृत्यु हुई थी वो सर्पदंश से हुई थी, और कहीं ना कहीं पितृदोष में सर्पदंश का आएगा उल्लेख आगे बढ़ेंगे। तो जब उनके बेटे थे राजा जन्मेजय, जो कलयुग के समय पहले राजा बने, जब उनको मालूम पड़ा मेरे पिता की मृत्यु सर्पदंश से, तो उन्होंने एक यज्ञ का आह्वान करा और उसको नाम दिया सर्पसत्र। मतलब उसमें सारे सर्पों का आहुति दी जाएगी उस यज्ञ में बुला के। वो इतना पावरफुल यज्ञ था, और नागों के देवता थे तक्षक। Recording in progress. तो उनको भी मतलब उसमें बुलाया गया, बट चूंकि जो ऋषि थे, ऋषि आस्तिक, उन्होंने श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन उस यज्ञ को रोका था, उस यज्ञ को, और आज का स्पेशल दिन था। और वो जो तक्षक जो थे, उनकी बलि होने वाली थी, उसको रोका, और उनको जो उसकी अग्नि की ताप थी, उसको शांति करने के लिए दूध से, कच्चे दूध से उसका स्नान कराया गया ताकि वो शांत हो जाए। तो ये पौराणिक कथा है कि आज के दिन हमको नागों की पूजा की जाती है, उनके आशीर्वाद दिए जाते हैं, और क्यों उनको दूध से स्नान किया जाता है, नाग को उनको दूध पिलाया, दूध से स्नान कराया जाता है। तो ये प्रॉपर एक कथा है, उनको क्यों पूजा जाता है। और आज के दिन सर्पों की पूजा करने से हमको उनके आशीर्वाद मिलते हैं। कहीं ना कहीं हमारा पितृदोष का संबंध हमको आगे हम बढ़े तो समझ में आया कि हमारे लिए पितृदोष को कम करने के लिए आज का दिन स्पेशल है कि हमको पूजा करना ही चाहिए। खासकर हमको जो नाग देवता है इनकी पूजा करना चाहिए, और उसमें हम पुष्प अक्षत रोली चढ़ाकर हम पूजा करें, और खासकर कच्चे दूध से स्नान करें, तो ये ज्यादा बेटर है। और कभी अवेलेबल नहीं हो तो फिर हमारे शिवलिंग पर प्रतिमा ही नाग देवता, दैट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ राहु केतु। तो ये एक स्टोरी है अपने व्यूअर्स से शेयर करें जो हम नाग पंचमी मनाई जाती है। ये बहुत अच्छा बताया, एंड आपने एक बहुत ब्यूटीफुल बात बताई कि नागों का स्नान किया जाता है, जबकि हमारे समाज में पूरे देश में ये भ्रांति फैली हुई है कि नागों को दूध पिलाया जाता है। जो भ्रांति आज आपकी स्टोरी से हमारे दर्शकों को बहुत ईजी हो उनको समझना कि क्यों स्नान और पिलाने में अंतर क्या है। वही शास्त्रों में ये तक उल्लेख है, उनको दूध पिलाने से कहीं तक मृत्यु तक होने की संभावना साफ होगी, इसलिए आप उनको स्नान कराते जाएंगे। जी, तो मैं सभी को बताना चाहूँगी कि हमें जो स्टोरी बताई गई या जो भी बातें हमें पुरानी बताई गई, उसमें ये जो मिथ है कि नागों को दूध पिलाने की परंपरा है, वो नागों को दूध पिलाने की परंपरा नहीं है, नागों को स्नान कराने की, जो सर्प स्नान होता है वो दूध से स्नान, और कच्चे दूध से, जैसा कि अभी डॉक्टर जी ने बताया, कच्चे दूध से उनका स्नान कराना चाहिए, जो हमारे लिए काफी हेल्पिंग रहता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो पंकज जी, मैं जानना चाहूंगी कि जो आनुवंशिक बीमारियां हैं जो पितृदोष से रिगार्डिंग होती है, तो क्या वो कौन कौन सी बीमारियां होती है, कुछ आप बता पाएंगे? ये दो चीज अलग हो गई, एक आनुवंशिक बीमारी और पितृदोष से पर्टिकुलर कुंडली में जो दिखती है वो आनुवंशिक, लाइक जैसे कहें कि हृदय रोग, बिकॉज हृदय रोग इज लाइक सूर्य जो है पिता का कारक, और सूर्य हमारे हृदय का भी कारक है। तो जब हम पितृदोष की बात करते हैं तो एज पर ग्रह कारक होगा सर 1-5 में केंद्र त्रिकोण, उसमें यदि खासकर पाप राहु शनि, और ये जो जब सूर्य के साथ युति बनाते हैं स्पेस में, सूर्य पिता कारक पितृदोष की बात करें, इसकी सूर्य को कंसिडर करेंगे, और यदि ये सूर्य की राशि में हो रहा या सूर्य के साथ तो वो पितृदोष मेजर हो जाता है। और खासकर वो कुंडली के नवम भाव जो भाग्य भाव होता है या फिर पंचम भाव, इसमें हो तो मेजर पितृदोष होता है। और आनुवंशिक बीमारी जब होती है सूर्य राहु के कारण, तो स्पेशली आती है हार्ट डिसीज या फिर कैल्शियम डिसऑर्डर। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो सूर्य इन चीजों का कारक है, लाइक हड्डी का कारक है, तो गठिया, आर्थराइटिस, आपका स्पॉन्डिलाइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सब सूर्य राहु की युति वालों को ज्यादा देखी गई है, और ये आनुवंशिक बीमारी भी है। तो ऐसी बीमारी जो कि लंबी चलती, क्रोनिक डिसीज, वो सब इस युति कारण, खासकर पितृदोष के कारण। पितृदोष जो निर्मित होता है वो
मोस्टली राहु के कारण होता है, और सूर्य राहु आइदर विद सूर्य विद शनि, ये सब चीजें भी पितृदोष का कारण होती है। और जो बीमारी है लाइक सूर्य के साथ है तो ये हमने बात करी। इसके अलावा यदि कोई ग्रह साथ में बैठ जाता है, लाइक सूर्य राहु के साथ शुक्र में बैठ जाता है, तो अगेन वो मधुमेह के कारण बैठ जाता है। ऐसे गुरु बैठ जाए तो कोलेस्ट्रॉल आ जाता है, बुध बैठ जाए तो चर्म रोग आ जाता है। तो जैसे जैसे ग्रह इसमें एड ऑन होते जाएंगे इस पितृदोष में, तो वो बीमारी को और मतलब दूसरी चीजें भी आपको उसमें देखी जाएगी, नॉट ओनली विद सूर्य राहु। सूर्य राहु है तो फिर हमको सूर्य को ही पकड़ना होता है और सूर्य संबंधित बीमारी भी उसमें आएगी। तो ये सब चीजें देखिए। अंतिम जी आप बताइए। सर ने मेरे ख्याल से सब बोल ही दिया उस बारे में कि 5-9 जो पंचम स्थान है पितृ का, नवम है तो पिता का। उत्तर भारत में नवम स्थान पितृ का, दक्षिण भारत में दशम स्थान को पिता से भी देखते हैं। इतनी बार पर ऐसा माना था कि नवम से नवम फिर पिता कहा जाता है। आप पितृ मतलब आपके पिताजी के पिताजी या फिर 4 जन, तो वो नवम से ज्यादा नवम देखेंगे तो मुझे लगता है कि ज्यादा से होता है कि नवम स्थान का इम्पोर्टेंस बहुत है। भाग्यस्थान भी है, अगर वहां पर कोई ऐसे अशुभ ग्रह बैठते हैं, राहु केतु शनि मंगल, तो जितने भी अशुभ ग्रह बैठते हैं तो उसके हिसाब से मोस्ट ऑफ द टाइम राहु शनि इन्हीं का इफेक्ट ज्यादा पड़ता है, सूर्य का, राहु और शनि का। जबकि नवे का कारक और पांचवे का कारक, नवे का कारक बृहस्पति है और पांचवे का कारक सूर्य है। उसके बावजूद भी सूर्य को भी नवे का कारक कहीं कहीं पे बोला गया है, और उस वजह से भी वो देखा जाता है कि उसका कारक भाव अगर दुष्ट है या उस पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो वहां से देखा जाता है कि कौन कौन सी व्याधियां किस तरह की डिसऑर्डर होने की संभावना। जैसे आजकल वो चल रहा है कि एट्रोपीज वगैरह चल रही है स्पाइन के और ये सब कुछ। अब वो स्पाइन का एट्रोपी चल रहा है, तो स्पाइन मतलब अपन देखेंगे कि वर्टिबल, तो वर्टिबल इस टाइप ऑफ अस्थि, एक अस्थि का प्रकार है। जैसे सर ने बोला कि अस्थि सूर्य का क्षेत्र में है, अब उसके अंदर अस्थि के साथ आप ये देखेंगे कि वहां पर अगर शनि की दृष्टि पड़ रही है, राहु की पड़ रही है, तो ये दोनों नर्वस सिस्टम से रिलेटेड काम करते हैं। तो ऐसे ही लोग, उसके इंजेक्शन बड़े महंगे आते हैं, जो एट्रोपीज होती है उसकी, स्पाइनल एट्रोपीज 1-1 करोड़ के इंजेक्शन आते हैं उसके। उसके बाद भी उसका कोई ये नहीं कि ये परमानेंट इलाज है उसका, उसके बाद भी ये नहीं बता सकते आप कि कब तक उसका रिलीफ रहेगा। तो मेरे ख्याल से अगर वहाँ उन ऐसी जो असाध्य व्याधियाँ हैं उन पर अगर विचार किया जाए आयुर्वेद की दृष्टि से और ज्योतिष की दृष्टि से, तो मुझे लगता है कि ये अनुसंधान का विषय है। अगर ये अनुसंधान किया जाता है तो मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को या पालकों को बहुत रिलीफ मिलेगा, उन बच्चों को जो बहुत ज़्यादा मानसिक परेशान होते हैं इन चीज़ों से, क्योंकि ये बहुत हेक्टिक है, पैसा भी खर्च होता है लोगों का और बच्चा भी बहुत परेशान होता है। तो ये दोनों तरह, शारीरिक, मानसिक और आपका फाइनेंशियल भी आपको बहुत परेशान करता है ये। तो इन व्याधियों का अगर इस तरह से निदान करके चिकित्सा की जाएगी तो मुझे लगता है इसमें सफलता की संभावना बहुत हद तक है। और ये पितृदोष जैसे कि आप बोला गया कि अनुवांशिक होते हैं, तो उनकी मृत्यु के क्या कारण होते हैं कि अकस्मात मृत्यु हुई है, जल की हुई है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप उनकी शांति करते हैं, जैसे कि गया को बोला गया पितृदोष के तर्पण कि गया में अगर आप तर्पण करते हैं तो सर्व प्रमुख स्थान बोला गया, तो विष्णु जी का वास बोला गया वहाँ पे, और अगर उनसे करते तो ये सब तुरंत शांत हो जाते थे। तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ इस क्षेत्र में की जाने की जरूरत है, जो जिससे कि व्याधियों पे थोड़ा सा अगर रिसर्च होगा आयुर्वेद और ज्योतिष को मिला के, तो निश्चित ही उसकी सफलता की संभावना बढ़ सकती है। निश्चित, बिल्कुल। ये तो मतलब हमारे डॉक्टर साहब ने और पंकज जी ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताया कि भाई पितृदोष क्या है। सूर्य राहु जो उन्होंने बताया, सूर्य शनि जो कि सूर्य के प्रबल दुश्मन या शत्रु, हम बोल सकते हैं कि शनि और राहु जो सूर्य के प्रबल शत्रु है या अति शत्रु है वो है। तो जब अगर कोई शत्रु के साथ बैठेगा तो परेशानी तो आएगी, क्योंकि पंकज जी ने बताया कि वो बोन्स का, अस्थि का कारण होता है, तो वो बीमारियां तो आती है। तो क्या हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि अगर पितृदोष किसी एक के चार्ट में आया है, जैसे पंकज जी आप अगर एस्ट्रोलॉजर हैं, आप चूंकि डॉक्टर हैं एंड आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, तो अगर किसी एक व्यक्ति के चार्ट में आया है तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि क्या वो सभी लोगों के, मतलब उनके जितने कुल के लोग हैं, जितने परिवार के लोग हैं, उन सभी के चार्ट में ऐसी समस्या आ सकती है? ये देखा गया है, जब भी चार्ट आता है, चार्ट हम फैमिली का चार्ट मंगवाते हैं स्पेशली,
उसमें क्या होता है, लाइक मैंने ये तक देखा है प्रैक्टिस में कि पिता की कुंडली में पितृदोष है, सेम वो बच्चे की कुंडली में भी पितृदोष दिखता है। और जब तक उसके ऊपर रेमेडी का वर्कआउट नहीं होता है, उसको हम ज्योतिष दृष्टिकोण से कुछ रेमेडी देते हैं, कुछ कर्मा भी होता है, जब तक वो पूरा प्रॉपर नहीं होता तो वो आगे लीनिएज तो ट्रांसफर नहीं होता। यदि हमने उस पर वर्कआउट कर लिया तो वो आगे नहीं जाएगा। तो कुंडली में जरूर देखा गया है कि मतलब कुंडली में दोनों में दिखता है, पिता के उसमें भी, बेटे के उसमें भी और बेटी के उसमें भी। इवन हमको यहाँ तक दिखता है पितृदोष है तो वास्तु के हिसाब से घर में भी दोष दिखेगा। तो पितृदोष का प्रभाव सब जगह दिखेगा, कुंडली में भी दिखेगा। उनके जब बात करते हैं, जब कंसल्टेशन करते हैं तो बहुत सारी जीवन में दिखता है। लाइक किसी को करियर का एस्पेक्ट आता है, किसी को संतान संबंधी समस्या आती है, किसी को फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं, तो अलग अलग जगह इसका प्रभाव देखा गया है। और इसके साथ जैसे डॉक्टर साहब बैठे हैं, हमारी भी हम जब चर्चा करते हैं स्पेशली मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, तो लाइक सूर्य में राहु, तो सूर्य जिन चीजों का कारक है तो उन सब में संबंधित बीमारियां आई जो कि हमने डिस्कस की। लेकिन सूर्य में शनि, तो फिर वहां शनि जो है वात का कारक है, मांसपेशियों का कारक है, तो मांसपेशियां, नसों की समस्या, पाँव दुखना, तो वो चीज हम फिर प्रॉपर देखते हैं क्योंकि तुमको ये मालूम पड़ता है कौन सा ग्रह प्रबल है, कौन सा फिर किसकी दिक्कत आई। लाइक सूर्य स्ट्रॉन्ग है, शनि कमजोर हो रहा है, तो शनि संबंधित समस्या आ सकती है, वात संबंधित, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, नसों की समस्या, मांसपेशियां, इवन कहीं ना कहीं फिर नर्वस सिस्टम भी आ जाता है। और सूर्य यदि कमजोर हो रहा है तो फिर वो सूर्य के संबंध, हड्डी संबंधी समस्या, और जो हमने अभी बात करी प्रेजेंट पास्ट में कि हार्ट की समस्या, जो सूर्य जिन चीजों का कारक है उससे संबंधित बीमारी है। तो सूर्य राहु की युति हो, सूर्य शनि की युति हो, हमको वो ये भी देखना पड़ता है कि आयुर्वेद की दृष्टि सर आगे बात करेंगे कि पित्त और वात के हिसाब से देखते हैं। हम जो देखते हैं सूर्य राहु है तो हमारे हिसाब से सूर्य राहु मतलब कहीं ना कहीं फीवर की बात कर रहे हैं। ऐसे लोगों को मैंने देखा कि हड्डी बुखार रहता है सूर्य राहु वालों को, या फिर सूर्य राहु है तो हड्डी की समस्या आना, या कहीं ना कहीं उनको हार्ट की समस्या आना, हड्डियों की समस्या आना, गठिया हुआ, ये सब चीजें जो कैल्शियम डिसऑर्डर हुआ, फिर या उनको जब बुखार आएगा तो हाई फीवर आएगा, इस तरह सूर्य राहु में स्पेशल। और सूर्य शनि हो तो फिर वो दूसरा है, लाइक फिर वो हड्डी मांसपेशी का संगम, तो वो कहीं उसको कभी मांसपेशियों में समस्या आएगी, कभी हड्डी की समस्या आएगी। ये डिपेंड करता है कुंडली में ग्रहों के बलाबल पे, उनकी अवस्था पे, वो कहाँ बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं। और साथ में यदि ज्योतिषीय दृष्टिकोण आयुर्वेदिक मिल जाए तो प्रॉपर एक रेमेडी निकल के बाहर आएगी जो कि जातक सामने बैठा है उसको काफी हेल्प मिलेगी। यदि हम मेडिकल टर्म में बात करें, यदि दूसरे टर्म में बात करें तो फिर वो हमको एस्ट्रोलॉजिकल उपाय लगेंगे। जैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे हम उपाय की बात करेंगे जो सभी को एक कॉमन उपाय करना चाहिए जिनकी कुंडली में पितृदोष है। हालांकि जब हम कंसल्टेशन करते हैं तो वहाँ प्रॉपर एक रेमेडी निकल के आती है ज्योतिषीय दृष्टिकोण से, बट यदि हम कॉमन बात करेंगे तो अंत में हम उपाय बताएंगे जिसका फायदा सभी को मिलेगा। और खासकर आज का जो दिन बहुत शुभ दिन है ना, कहीं ना कहीं इसका संबंध पितृदोष से, बिकॉज ज्योतिष में ऐसा कहते हैं राहु केतु इज द फॉर्म ऑफ स्नेक, राहु इज हेड स्नेक का और टेल जो है वो केतु। तो आज के दिन आप साधु की पूजा करते हैं तो कुंडली में किसी भी तरह का पितृदोष है उसका प्रभाव काफी हद तक कम हो जाता है, खत्म नहीं होता, क्योंकि वन टाइम रेमेडी करने से इट्स नॉट, वो लंबे समय तक करनी पड़ेगी क्योंकि वो हमारे लीनियस से आता है। जो चीज लीनियस से आती है तो उसका ट्रीटमेंट भी लंबा चल जाता है, क्योंकि असाध्य बीमारियां होना, दूसरी जो दोष होता है कुंडली, ये सब दोष है, ये दोषों को दूर करने के लिए ट्रीटमेंट भी लंबे चल जाते हैं। मेरे हिसाब से तो यहाँ पर हमको जो आज का दिन है कहीं ना कहीं ज्योतिष दृष्टिकोण से राहु के लिए ट्रीटमेंट हो जाता है कुंडली को ऐसा। तो डॉक्टर साहब आप थोड़ा सा बताएंगे कि जैसे अभी आपने बताया कि राहु केतु का बताया, नागपंचमी का बताया और जो असाध्य बीमारी, तो आपने भी कहीं ना कहीं आपकी मेडिकल जो प्रैक्टिस है उसमें देखा होगा कि जिनको भी ऐसा कुछ दोष आता होगा तो वो उनको उनकी लीनियस से मिला हुआ जिसको हम आनुवंशिक व्याधि बोल सकते हैं। देखिए मैडम, आनुवंशिक व्याधियों के ऊपर विस्तृत में आयुर्वेद में बताया गया, बीज दोष जनित व्याधियाँ, चरका चाने, शुष्क चाने, वागड़ा चाने, बहुत जगह पे ये मेंशन किया है। उनके कारण भी मेंशन किए, कुछ कर्म जनित है, कुछ गुरु का अपमान और ये करना, पिता माता पिता का अपमान इस जन्म में या पूर्व जन्म में, या कोई घोर पाप करना। आयुर्वेद में जगह जगह पे हेतु के रूप में इन सब का उल्लेख हुआ है कि पाप कर्म करना, निंदा करना, किसी की करना, उन वजह से बहुत सारी यादें स्पेसिफिक स्वरूप में उत्पन्न होती है। जैसे कोई आदमी बहुत ज्यादा किसी की बुराई करता है तो उसको मुख जनित रोग होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। अपन देखते हैं कितनी बार पत्रिका में सब कुछ अच्छा बेटा, फिर भी उसको मुख जनित व्याधियां हैं, ये समझ ही नहीं आता कि ये हो क्यों रहा है। पर आप जब उसको कर्मजनित देखें वो पत्रिका में नॉर्मल दिखता है, पर आप जब थोड़ा सा आयुर्वेद की साइड इसमें जाके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि
कर्मजनित व्याधियों के लिए कभी कभी क्या लगता है, कोई कारण नहीं लगता है, जी वो समझ नहीं आता कि वो क्यों हो रहा है, पर वैसा होता है। आप जैसे आयुर्वेद में प्रमाण के रूप में कहा गया है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमा और बहुत सारे ऐसे प्रमाण बताए गए, तो कितनी बार वो प्रत्यक्ष तो नजर नहीं आता कि ऐसा हो क्यों रहा है, पर जब आप अनुमान से लगा के देखेंगे कि क्या कर्म हुए होंगे तो उनके क्या व्याधियां उत्पन्न हो सकती है, तो वैसी ही व्याधियां बहुत सारे लोगों में और बालकों में और बाकी आम जन में देखने को मिलती है। अभी जो सर ने बताया कि जनरली राहु का हेड बताया, केतु को तेल बताया, तो राहु को अभी किसी सर्प का हेड अगर अपन देखेंगे तो उसकी विष ग्रंथि जो होती है वो उसके ऊपर ही होती है, सर के पास, दोनों आंखों के बीच में जो ऊपर की सर, जैसे अपने पिट्यूटरी होती है वो वर्टिकल होते हैं, अपन सीधे होते हैं, तो वर्टिकल होने पर उसके दोनों के बीच में होती है। तो वास्तव में राहु का प्रभाव केतु से ज्यादा हमेशा रहेगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा, वो समझ नहीं पड़ता है कि कितना स्ट्रांगली वो बिहेव करेगा वो ग्रह आकर आपकी कुंडली में। तो जैसे भारतीय समाज में देखा गया है कि जनरली आपके पूर्वज या फिर सती माता या फिर कुछ स्पेसिफिक देवी देवता आपके घर से, कुल से, इनसे रिलेटेड होते हैं, और आपको बोला जाता है स्पेसिफिक अपने घर में पीले कपड़े नहीं पहनते, हमारे घर पे लाल कपड़े नहीं पहनते, अपने घर पे ये मृग चर्म टाइप और या शेर के टाइप छाप वाले कपड़े नहीं पहने जाते, वो कांच की चूड़ी नहीं पहनते। हाँ, तो इनके पीछे बहुत बड़ा साइंस है। लोग इसको ये समझते हैं कि ये एक तरह का अंधविश्वास है, मुझे नहीं लगता है अंधविश्वास है, क्योंकि ऐसा आप वो नहीं करते हैं तो उन परिवारों में समस्या बहुत देखने को मिलती है। और जो अपने पूर्वज देवी देवता जो बोले गए हैं उनके, अभी आयुर्वेद में तो यहाँ तक ग्राम देवता भी बोले हैं कि गांव का भी एक देवता होता है। अब लोग आप बोलोगे कि गांव का कोई देवता तो कहेंगे कुछ भी चल रहा है इनका, देयर इज नो सेंस इन ग्राम देवता, पर ऐसा नहीं है, उस गांव के लिए स्थापित किया जाता था पुराने जमाने में। और जब आप उनको प्रथमतः, जैसे बहुत सारे समाज आज भी जो अपने गांव छोड़ के आए हैं, फिर भी वो उनके ग्राम देवता का आह्वान करते हैं हर पूजा में। जी बिल्कुल करेक्ट। और वो होने के बाद ही वो पूजा सही तरीके से संपन्न होती है। जो आपका मूल स्थान है, वहाँ के जो मूल देवता, अगर आप उन्हीं का सम्मान नहीं करोगे तो किसी तरह की पूजा मेरे ख्याल से पूर्ण नहीं होती। और इसी वजह से बहुत सारी आजकल के जो पीढ़ी है उनको इन चीज़ों के बारे में मुझे नहीं लगता इतना शायद ज्ञान होगा। पुरानी पीढ़ी देती है, पर अभी जो मॉडर्नाइजेशन का युग है इसमें थोड़ा सा उनके कॉन्सेप्ट इन चीज़ों को लेके अनक्लियर है। तो इस चर्चा से मुझे लगता है कि उनको शायद बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और वो सभी इन चीज़ों का पालन करने की कोशिश करेंगे, जिससे बहुत सारी अनुवांशिक बीमारी से उनका बचाव हो सकता है। अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि हमारी जो भी बीमारियां लाइक जो हमारी है, जिनको हम आनुवंशिक व्याधियां बोलते हैं, क्योंकि आनुवंशिक व्याधियां शब्द आज की जनरेशन को, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम की इतनी खिचड़ी हो चुकी रहती है कि उनको आनुवंशिक व्याधियां समझ नहीं आती। उसको बोला जाता है कि जो हमारे परिवार के, हमारे दादाजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी से जो बीमारियां हमें मिली है उसको आनुवंशिक व्याधि बोला जाता है। ये बताना मुझे लगा कि शायद जरूरी था, जिससे हमारे जितने जो यंग एज, जो 18 to 25 के जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको काफी हेल्प मिली। जैसे कि अभी आपने बताया, तो क्या हम चार्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं एंड उनको बता सकते हैं और उनको प्रिवेंट कर सकते हैं कि लाइक आपको ये बीमारी आ सकती है और आप ये रेमेडी करें एस्ट्रोलॉजिकली एंड मेडिकल एस्ट्रोलॉजिकली, दोनों तरीकों को मिला के। जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बोला कि अगर आप कोई भी बीमारी पे एस्ट्रोलॉजी और मेडिकल आयुर्वेद दोनों को मिला के जब आप करते हैं तो उसका एक संपूर्ण, जिसको हम बोलते हैं कि 100% रिजल्ट मिल सकता है। क्योंकि ज्यादातर अगर मैं देखूं कि एलोपैथ में अगर जाएंगे तो हर बुखार के लिए एक ही दवाई है, शायद क्रोसिन या पैरासिटामोल या शायद और भी हो जाएगा, बिकॉज मुझे उतना नॉलेज नहीं है, तो वहाँ सारी एक ही चीजें हैं। लेकिन आयुर्वेद में उसको ज्वर बोला जाता है, तो हर ज्वर का एक स्पेसिफिक नाम है और हर ज्वर का एक ऋतु के अकॉर्डिंग, शायद मैं सही बोल रही हूँ, तो बिल्कुल उसके लक्षण है कि जैसे अगर हम देखेंगे हमारे लिए 3 दिन का बुखार है, वायरल होगा, नॉर्मल सभी हमारे घर में हमारे इन-लॉज या हमारे पेरेंट्स बोलते हैं, तो हमें दिमाग में वो छपा हुआ है कि वायरल हुआ। लेकिन जब मैं आयुर्वेद से जुड़ी तो मुझे पता चला नहीं, अगर वर्षा ऋतु में ये बुखार आया तो इसका कुछ और रीजन है, ठंडी के टाइम पे आया तो कुछ और रीजन है, या गर्मी के टाइम पे आया तो कुछ और रीजन, जिसको हम लू भी बोलते हैं।
तो क्या आयुर्वेद से भी हम उस चीज का प्रिवेंट कर सकते हैं? बिल्कुल मैडम, आयुर्वेद में जैसे काल के भेद किए हुए, ऋतुओं के भेद किए गए, उनके अनुसार बहुत सारा स्वाभाविक जर और अस्वाभाविक जर, ज्वर के बहुत सारे प्रकार बोले गए, प्राकृतिक है ना, अंतर्वेग बहिर्वेग। उसमें अगर आप ऋतु के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं, जैसे आपकी संस्कृति, आपको बिहेव करने की जरूरत भी नहीं है, आप सिर्फ आपकी संस्कृति का पालन करेंगे, जो आपका धर्म बोला गया है, वो धर्म डिजाइन ही इस तरह से किया गया है कि आपको ये व्याधियां न हो। जैसे कि इस ऋतु में ये खाना चाहिए, पुराने जमाने में आपकी दादी नानी बोलती थी ये नहीं खाना है, इसे नहीं खाना है, वो नहीं करना है, पानी खड़े होके नहीं पीना है। उन सब के कारण आज वो कारण शायद आजकल के माँ बाप नहीं जान पाते और वो बच्चों को आंसर नहीं कर पाते, इसलिए बच्चों को लगता है कि कुछ भी बोल दिया गया है। तो उन सभी का साइंटिफिक रीजन है। मेरा सभी से निवेदन है, जो भी ये देखते हैं, कि जिनको नहीं मालूम है वो सर्च करें आजकल यूट्यूब पे। जैसे प्रीति मैडम का जो रावण आयुर्वेद है बहुत अच्छा एक काम कर रहा है, अवेयरनेस कर रहा है लोगों को। तो ऐसे वीडियोस आपको देखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए, ताकि छोटी छोटी, और आपके क्वेश्चंस आप जरूर डालिए, आप पूछिए। तो अगली बार जब भी कोई प्रोग्राम होगा तो कोई भी जो वैद्य आएगा तो आपके आंसर, आपके क्वेश्चंस का आंसर अच्छी तरह से कर सकेगा। मैडम चूज करके बताएंगे ये का आंसर क्वेश्चंस आए हैं इतने सारे। तो मेरा सभी से निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप पूछिए। आप पूछेंगे तो वो चीज़ें ज़्यादा क्लियर अप होगी, और जब किसी व्यक्ति के पास जाएंगे तो बोले हमने ये सुना था, तो वो आपको सही गाइड कर पाएगा कि किन चीज़ों को लेकर क्या समस्या उत्पन्न हुई होंगी। तो पहले के जमाने में अगर हम देखते थे तो वैद्य का, जैसा आपने भी नाम जी, लिया, जी। तो डॉक्टर एक ऐसा, एंड वैद्य मतलब पुड़िया, वही शहद मिला के चाटना है 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम। वो कड़वी सी दवाई होती थी, उसको हम लोग वैद्य, बिकॉज जब हम छोटे थे तो यही एक क्रांति हमारे दिमाग में भर दी गई थी, जो आज तक चलती आ रही थी। जब से हम रावणा से जुड़े हैं, डॉक्टर नीति से सर से जुड़े हैं, तो हमें समझ आया कि नहीं, ये वो भ्रांति गलती जो पुड़िया या शहद मिला के सुबह दोपहर शाम चाटना है, या खाने के पहले खाने के बाद, वो नहीं है। मतलब आयुर्वेद इतनी ब्यूटीफुल चीज है, और उसके साथ में जब हम एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष का तड़का मार देते हैं, तो वो जो टेस्ट बन जाता है, वो टेस्ट आप भूल नहीं सकते हो। इसका एग्जाम्पल ये है कि अगर आपने इन दोनों को मिला के कोई काम करा है, कोई बीमारी पे वर्क करा है, तो वो बीमारी आपकी जड़ से खत्म हो सकती है या नहीं हो सकती है। एक एस्ट्रोलॉजर और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से जब मिलकर हम काम करते, तो यहाँ पे आपको एश्योरेंस मिल जाता है, जो आपको कोई दूसरी पैथी नहीं दे सकती है। यहाँ पर मैं एड ऑन करूँगा आपकी बात को। प्रीति मैडम से जब भी मेरी कंसल्टेशन होती है, मतलब बातें होती है, हम कोई मानो कोई पत्रिका पर बात कर रहे हैं, और मानो फॉर एग्जाम्पल मेरा क्लाइंट है या मैडम का क्लाइंट, तो हम जब रेमेडी की बात करते हैं, कॉमन कई बार निकल के आती है। बोलता हूँ उसका, मैं बाद में बोलूँगा मैडम उसका सूर्य कमजोर है, बोलता हाँ दिख रहा है। तो मतलब कई बार वो दोनों का मिलके जो रेमेडी आती है, वो प्रॉपर क्लाइंट को तो फायदा था। लाइक किसी को चेक करके बीमारी है, तो कहीं राहु का संबंध कुंडली में दिखेगा आपको, रोग भाव से या कहीं ना कहीं उसका इंप्रेशन आता है। तो ये चीजें जब बीमारी की बात करते हैं, तो वहाँ ग्रहों से जब मिलके, जब एस्ट्रोलॉजी क्या अपना आयुर्वेदा की जो रेमेडी आई, दवाई मेडिसिन, वो बहुत प्रॉपर आई, क्योंकि ग्रह भी वही बता रहा है, इवन आयुर्वेदा भी वही बता रहा है। जब दोनों का संगम होगा, तो मेरे को लगता है जो नेटिव है, जो क्लाइंट है, उसको बहुत फायदा मिलेगा, पेशेंट है। तो उसके लिए मेरे को लगता है जहाँ दोनों का संगम बहुत ज्यादा जरूरी है। और वैसे भी कहते हैं ना, अष्टांगों में जो उसमें ज्योतिष अंग है आयुर्वेद है, तो ये दोनों को मिलके मेरे को लगता है हमेशा हमें आगे जाके हो सकता है गवर्नमेंट इसके कुछ काम करे, वर्कआउट करे, तो लोगों को ज्यादा फायदा करेगा। इवन एक सर बात और मैं कहूँ, उपाय की बात करें, सर बात करते हैं ग्राम ज्योति, तो कई बार हम देखते हैं कि पितृदोष है और संतान संबंधी समस्या आ रही है, संतान कंसीव नहीं हो पा रहा है। फिर हम बात करते हैं, बोलते हैं आपके कुल देवी देवता हैं, आपको उनका उपाय या उनका आपने ध्यान करना छोड़ दिया, बोले जैसे हम पहले ही करते थे तब लीनियर, पर हमने छोड़ दिया। फिर वो सब चीजें समझ में आती है, वो करते हैं, तो सब चीजें नॉर्मल थोड़ा बेटर होने लगती। तो मुझे लगता है उपाय यहाँ पर बहुत कारगर साबित होते हैं। तो कई बार हमने अपने कर्म जो पहले छोड़ दी करना, जो प्रॉपर हमारे पहले होते थे, तो वो सब चीज जैसे जैसे चालू होगी तो इनका बहुत फायदा मिलेगा। तो डॉक्टर साहब और पंकज जी, में एक क्वेश्चन थोड़ा सा हटके लेकिन लीक मिला हुआ ही है, कि जैसे सगोत्र विवाह हम बोलते हैं, तो आजकल क्या होता है कि एक गोत्र अलग है, एक गोत्र अलग है, आई मीन जिसको हम इंटरकास्ट मैरिज भी बोल सकते हैं। तो पहले के जमाने में, हमारे समय में, हमें गोत्र टालने का बोलते थे, जैसे मेरी
मेरी मम्मी की और मेरे पापा की। तो हमारे मम्मी पापा की गोत्र वाले जो भी लड़के रहे, बिकॉज मैं फीमेल हूँ इसलिए लड़के रहे, तो उनसे विवाह नहीं किया जाता था। क्या कारण हो सकता है या कुछ जो भी आपका दृष्टिकोण आप बताना चाहें? मैडम, आयुर्वेद में चरकाचार में इसका बहुत ही सुंदर पूरा अध्याय है इसमें, जी तुल्य गोत्र शारीरिक अध्याय। उसमें उन्होंने यही बताया है कि अगर आप सेम गोत्र में विवाह करते हैं जी तो आपका और उनका जेनेटिक स्ट्रक्चर सेम है, तो वो जीन प्रोन हो सकता है जो बीमारी का जो आप में है वो उनमें भी है, तो वो उस बच्चे के लिए ज़्यादा घातक हो सकता है, क्योंकि आपको हो सकता हो कि वो व्याधि थोड़ा कम स्वरूप में दिखती हुई आपके शरीर को कम स्वरूप में प्रभावित करती हो, पर जैसे ही वो आपके बच्चे में जाएगी, अगर आप समान गोत्री विवाह करते हैं तो वो आपके बच्चे में बहुत फेटल हो सकती है या फिर वो बहुत नुकसान पहुंचा सकती है उसको। तो इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और इसका वर्णन सुश्रुताचार्य ने भी किया है कि गोत्र में समान विवाह करने से क्या क्या चीजें होती हैं, कितनी चीजें बेकार थी, क्योंकि आयुर्वेद में एक प्रतिज्ञा और की गई है कि मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा पुण्य यही है कि वो संतति उत्पन्न करे, और संतति उत्पन्न करना नहीं है, सिर्फ संतति बहुत अच्छी उत्पन्न है जी और उसके लिए जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स हैं जी उन सभी को विचार रखकर ये कुछ अध्यायों का वर्णन किया गया है, और उसमें स्त्री और पुरुष के क्या क्या गुण होना चाहिए, उनके आर्तव और वीर्य की स्थिति कैसी होना चाहिए, ताकि वो जेनेटिक डिसीज, आजकल बहुत से लोग, अभी ये चल भी रहा है मॉडर्न वर्ल्ड में कि आयुर्वेद ने एक शाखा अलग से डेवलप हुई है। बहुत सारे आयुर्वेद के तो बहुत कम लोग हैं उनमें, दूसरे बहुत सारे लोग उसमें आ चुके हैं, उनको शायद इतना, क्षमा चाहूँगा पर शायद उतना ज्ञान नहीं होगा उन चीज़ों का, कि जैसे कि प्रेगनेंसी क्लिनिक चालू हुए हैं कि उसमें सब पूरा वो आयुर्वेद का वो करवाती हैं, पर उनको ये नहीं मालूम होता है कि स्पर्म और ओवम का भी कुछ क्वालिटीज होती है। जी दे डिडंट नो, वो ये मानते हैं स्पर्म ऐसा होता है, क्वालिटी स्पर्म ओवम ऐसा होता है। आयुर्वेद में बकायदा उनके गुण बताए हैं, अगर आप उनके गुणों पे काम करते हुए उसके अनुरूप मेडिसिन देंगे तो मुझे लगता है कि ये व्याधियां होने में या अनुवांशिक व्याधियां रोकने में बहुत हद तक सफलता प्राप्त बहुत आसानी से की जा सकती है। अभी जैसे सर ने बोला था कि सूर्य का अधिकार होता है कि जहाँ तक सूर्य को देखा जाता है वो पंचम का कारक है, नवम का बृहस्पति पे वहाँ सूर्य बैठा है तो पितृदोष होगा, या राहु की दृष्टि उस पर तो स्ट्रांग हो जाएगा। अभी सूर्य का सीधा सीधा अधिकार एक उस तरह से भी है कि आपके शरीर की जितनी अग्नियां हैं उन सब का मूल स्रोत सूर्य ही है। अब अगर इस तरह से देखते हैं आप तो 13 प्रकार की अग्नियां आयुर्वेद में वर्णित है, उसमें भी सबसे जो मेन बोली है पाचका अग्नि बोली है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम की बोली है। अब अगर वो अग्नि खराब होती है तो बहुत ही सरलता से कुछ मिलने वाली मेडिसिन है जो आसानी से आप उस पर आप काम कर सकते हो, पर उसके पूर्व जैसे त्रिकटु चूर्ण है, पंचकोल चूर्ण है, वडवानल चूर्ण है, अग्निमंत्र है, इन सब का उपयोग यही है। ये अग्नि का वर्धन बहुत अच्छी तरह से करते हैं, पर सामान्य जन इनको तुरंत उपयोग में ले लेता है, वैसा नहीं होता है। शरीर की अवस्था देखकर शोधन कर कर इन चीजों का उपयोग करना चाहिए तो ही इनका उपयोग होता है, नहीं तो इसके दुष्प्रभाव बहुत ज्यादा होते हैं। लोगों के दिमाग में एक्चुअली वो चीज बैठी है आयुर्वेद इज हर्बल और इसके साइड इफेक्ट नहीं होते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ऐसा नहीं होता है। आप 2 रोटी की भूख और तीसरी खा लेते हो ना तो भी प्रॉब्लम होती है आपको। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि वैद्य का चुनाव बहुत अच्छी तरह से करें। आप सेटिस्फाइड हो तो ही वैद्य से के पास जाएं, नहीं अगर आपको लगता है कि आपको नहीं समझ आता है तो आप उस चीज को वो ना करें, क्योंकि वो बहुत जरूरी है वो चीज समझना, कि वो जो नहीं समझा वो फिर व्याधि को बहुत मुश्किल अवस्था में लाके खड़ा कर देता है। तो जो अच्छे वैद्य हैं उनके लिए भी वो बड़ी बड़ी मुश्किल हो जाती है कभी कभी उन चीजों को अगर नहीं समझे तो। नाड़ी पे लेके आपने बोला है, तो हम जब गुण मिलान करते हैं तो उसमें सब में 36 पॉइंट में से 36 अंक होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा पॉइंट नाड़ी को होती है, 8 अंक होती है। वो रीजन में यही है कि शादी का जो पर्पस है वो संतान उत्पत्ति, तो संतान कैसी हो, प्रॉपर हो, और उसके लिए 8 होती है। दूसरा ये कि यदि वो मिलान नहीं हो रहा है तो मतलब उसमें हम उसको मना कर देते हैं। तो कुंडली में भी दिख रहा है कि दोष है, पंचम भाव संतान वाले भाव, नवम भाव पे कहीं ना कहीं पाप ग्रहों का प्रभाव है। इधर कुंडली गुण मिलान में भी उसको अंक 0 आए 8 में से, तो हम बोलते हैं यार आप उस पर आगे ना बढ़ो, संतान में समस्या आएगी।
तो वो ये कहीं ना कहीं पितृदोष का भी प्रभाव आता है, कुंडली में ग्रहों की अवस्था भी है और नाड़ी का भी। और नाड़ी में भी हम कहते हैं एक तो दादी तरफ और नानी तरफ, दादी और नानी तरफ भी छोड़ा जाता है। सो खुद के उसमें तो छोड़ा 4 जगह देखा है, माता पिता दादी और नानी, ये 4 नाड़ी उसमें छोड़ा जाता है, फिर आप उसको कर सकते हो। तो नाड़ी का मिलान मुझे लगता है बेहद जरूरी करना चाहिए। मैं अभी रस्सी कटने के लिए जा ही रहा हूँ। मैं यहाँ थोड़ा सा ऐड करूंगा कि जैसे सर ने बोला माता पिता नानी, तो आयुर्वेद में भाव के ऊपर बहुत विशेष बल दिया गया है। लोग इसको ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं करते इस क्षेत्र में, और बिना उसके भी मेडिसिन देते हैं। जैसे मात्रज, पित्रज, सात्मज, स्वतज, रसज, आत्मज, इतने सारे भाव का विचार किया गया है जी कि माँ के, पिताजी के, आप जो आपके कुल पुराने, माता के, पिता के, उनके जैसा आप आहार ले लो, जो रस क्षेत्र उसका, इन सभी का विचार अगर किया जाए और एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाए तो किसी भी व्याधि, मेरा ऐसा मानना है कि चरकाचार और शिशुताचार ने एक जगह स्पष्ट लिखा है कि व्याधि कितनी भी बड़ी हो, असाध्य अवस्था की हो, आप उसको ट्रीट करते रहिए। नहीं ट्रीट होगी, वो मालूम है कि नहीं हो रही, पर हो सकता है कि आप उसको ट्रीट करते रहे तो कुछ निकल आए। जी उसको लेट इट भी छोड़ना, चरकाचार ने बोला स्पष्ट कि जिसको अपनी कि मेरी ख्याति कम हो जाएगी, वैद्य को ऐसा ऐसा, तो इससे पेशेंट नहीं लेना चाहिए या फिर ऐसी अवस्था को असाध्य अवस्था मानकर छोड़ देना चाहिए। तो सुश्रुताचार का भिन्न थोड़ा सा मत वहाँ पर है, तो मैं उनसे भी एग्री करता हूँ कि वो असाध्य कितने भी असाध्य हो, आपको जब चैलेंजिंग केस मिलते हैं और आप जब लेते हैं उनको और आप मल्टीपल अप्रोचेस लगा करके सॉल्व करते हैं तो आप कुछ अच्छा ही देके जाएंगे इस दुनिया को। तो मेरा मानना है कि उसको प्रयत्न होते रहना चाहिए। बहुत सारे विचार हैं अपनी चर्चा में, धीरे धीरे आते ही जाएंगे। जी जी जी। तो ये जो भी आज हमने भी बात करी पंकज जी से और डॉक्टर अंतिम से, कि मतलब सगोत्र विवाह क्यों नहीं करना चाहिए, तो मेरा सभी से निवेदन है कि सगोत्र विवाह हमें नहीं करना चाहिए। ये इस चीज को आप लोग रीजन तो आप समझ ही चुके हो। अब अगर मैं थोड़ा सा, जैसे अभी आपने बताया, तो शायद जो आपने बताया था कि बच्चे को ओम और इसके लिए, तो वो शायद गर्भ संस्कार से रिगार्डिंग आपकी कोई बात थी। तो क्या गर्भ संस्कार हमें करवाना चाहिए तो उसके क्या फायदे हैं? देखिए मैडम, आयुर्वेद में जो आचार्य ने जो वर्णन करी है विवाह की अवस्था जो करी है, वो उन्होंने सीधा सीधा बोला है 18 वर्ष का पुरुष और 16 वर्ष की स्त्री का वर्णन किया है जी। वो सिर्फ इसीलिए किया है क्योंकि उस समय पर स्त्री का आर्तव 16 वर्ष की आयु में अपनी उत्तम अवस्था में होता है जी। और पुरुष का शुक्र उत्तम अवस्था में होता है, तो उनसे जो संतान उत्पन्न होगी उसमें रोग होने की संभावना वैसे ही कम हो जाएगी। आजकल क्या हो गया कि जैसे अभी इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स और बहुत बड़े गायनेकोलॉजिस्ट भी बोलते हैं कि लेट एज में ऐसा होता है वैसा होता है। लेट एज में कुछ नहीं होता है, प्रॉब्लम ये होती है कि आपका आहार विहार अगर सही है तो आपने देखा था पुराने जमाने में 50-50 की फीमेल के भी बच्चे हुए हैं, और आज भी पेपर में देखने को मिलता है कि 50 ईयर्स की लेडी है, शी बिकम प्रेग्नेंट हो जाती है। तो वो दिखता है कि उनके स्पर्म में बहुत अच्छे कंटेंट क्वालिटी के थे, इसलिए वैसा संभव हो सका। तो मेरा उसमें तुरंत ऐसा मानना है कि इन चीज़ों को इस स्तर पे देखना चाहिए। और गर्भ संस्कार अगर कोई लेट मैरिज कर रहा है तो उसको मस्ट है कराना ही चाहिए, बिना उसके उसको शादी नहीं करना चाहिए, पर संभोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आने वाली संतति है जिसके लिए सब चल रहा है, आप कमा किसके लिए रहे हो, आप कर किसके लिए रहे हो, आने वाली संतान के लिए। अगर आप इतना करके अगर उसके लिए आपके पास समय नहीं है या वो कुछ व्याधि से ग्रस्त होता है, आनुवंशिक व्याधि से, तो माँ बाप के पास पैसा कितना भी हो और उनका जो शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना होती है वो वही समझ सकते हैं जिनको ये हुई है। दूसरों को ये समझ बहुत आसानी से नहीं आती। इसमें गर्भ संस्कार में मेरी प्रीति मैडम से बात हुई थी कि इसको हम कैसे समझे, मतलब कर्मा के हिसाब से। तो प्रीति मैडम बोले कि यार गर्भ संस्कार तो ऑल ओवर इंडिया की बात है, सब जगह होता है, बट यहाँ पर रावण आयुर्वेदा में कोई स्पेशल इसलिए कि फ्रॉम बिगिनिंग, जब से कंसीव होता है टिल डिलीवरी तक वो मैडम के टच में रहेगी वो लेडी, और एवरी 15 डेज उसको यहाँ आना पड़ेगा। और जो मैडम की लाइक मेडिटेशन के बाद मैडम की साथ साथ मैडम का जो वार्तालाप होती है बेबी से, क्योंकि हर एक मंथ में एक बेबी का ऑर्गन डेवलप होता है, तो हम उसको रेमेडी से आयुर्वेदिक रेमेडी है उसके हिसाब से
साथ साथ कुछ मंत्रोपचार से, प्लस कुछ ग्रहों से, और साथ साथ खान पीन, आहार विहार, दैनिक दिनचर्या कैसी रहे, उसके बाद उस समय पर क्या करना चाहिए। तो जब हम गर्भ संस्कार को प्रॉपर फॉलो अप करते हैं तो कई बार ये भी देखा गया है कि वो जो चेन है पितृदोष की, जो लीनिएज वाली, वो कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन होने की संभावना है। तो मुझे लगता है गर्भ संस्कार बहुत जरूरी, जिसको बहुत आजकल इजीली ले गया, मतलब और इवन रावण आयुर्वेद में जैसे मैडम से मैं जुड़ा हूँ, मेरी इससे बात होती थी, तो मुझे लगा यार कितनी सही चीज है कि आपका पितृदोष भी कहीं ना कहीं उस पर वर्कआउट हो सकता है। ओवरऑल वैसे तो हमें कर्म करने ही पड़ेंगे, लेकिन यदि हम कुछ उपाय करके, यदि हम फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड तक के डिलीवरी तक यदि हम उसके ऊपर कुछ वर्कआउट कर रहे हैं और दैनिक दिनचर्या के साथ साथ कर्मों के साथ साथ मंत्रोपचार के साथ साथ ग्रहों की जो दवाइयाँ होती, जो आयुर्वेद में होती है, उसके थ्रू जब हम कर रहे हैं तो बेबी प्रॉपर, मतलब एक वो निकले, मतलब कहते हैं ना, एक हेल्दी तो रहेगा बट वो वेल्दी वाइज, मतलब विवेक, वो सब चीजें उसमें प्रॉपर पहले से डेवलप है। कहीं ना कहीं पितृदोष पे भी वहां पर वो ब्रेक डाउन होने की संभावना है। तो मुझे लगता है गर्भ संस्कार करना ही चाहिए। तो मतलब मैं यहाँ पे ये मान सकती हूँ कि जैसे अगर गर्भ संस्कार हो तो जैसे आजकल हम देखते हैं 2 महीने का बच्चा, 4 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा बहुत जल्दी खेल रहा है, गिरा है, हड्डी ब्रेक या चश्मा एक कॉमन बीमारी हो गई है बच्चों में। मेरे ख्याल से अगर हम 10 बच्चों को खड़ा करेंगे तो 8 हमें उसमें से मिलेंगे या तो लग चुका है या लगने की तैयारी आ गई, जो आंखों को बार बार लाइक मसलना है, उसमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम की बोर्ड पे नहीं दिख रहा है। तो क्या हम इन चीजों में वहाँ पे ब्रेक करवा सकते हैं अगर हम गर्भ संस्कार प्रॉपर टाइम पे, या जैसे आपने बताया कि 9 महीने फॉलो पे आना रहता है, जो मंत्र, जो रेमेडी, जो मेडिसिन आपने आयुर्वेद के हिसाब से बताई, तो क्या हम उसके लिए भी कि उनकी आंखें बहुत अच्छी हो या लाइक बच्चे की बोन्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो, उसकी हाइट बहुत अच्छी हो, ये सब कुछ हम गर्भ संस्कार के अकॉर्डिंग कर सकते हैं या करवा सकते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है मैडम आपका। उसका आयुर्वेद में बहुत विस्तृत रूप से इसका वर्णन दिया हुआ है। केश से लेके नख तक हर चीज आपके अनुरूप हो सकती है, जैसा आप चाहते हैं वैसी हो सकती है। अरे वाह। तो उस बालक की हर अवस्थाओं को देखते, बहुत सारी मेडिसिन उसमें बताइए, बेसिकली सुसंचार ने मासिक काढ़े बताए, उसका बहुत उपयोग होता है। चरकाचार्य ने रसायन वाजीकरण अध्याय में खूब सारी ड्रग्स ऐसी बताई है कि आप जैसा चाहते हैं वैसा देकर। उसके अलावा भी एस्ट्रोलॉजिकली भी बहुत सारे ऐसे द्रव्य बताए गए हैं जिनका आप उपयोग करके, कि अगर आपने स्पेसिफिक ऋतु में, स्पेसिफिक नक्षत्र में, या फिर किसका गोचर काल चल रहा है उस समय अगर आपने संतान प्राप्ति के लिए किया है, तो उस समय का अगर आप ध्यान रख के करेंगे और उस समय वो पौधा या वो नक्षत्र का पौधा या उस समय में आपके उस कमरे में रहेगा तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है। तो जब आप उस नक्षत्र के जैसे 4 पद होते हैं तो आपको ये मालूम है कि उस पद, तो वो उसके पद बलवान अवस्था में ही आते हैं और वो डिलीवरी अपने आप उसी समय होती है जब आप उस नक्षत्र के पेड़ की आराधना करने लगते हैं। तो डिलीवरी भी उस समय, जैसे भी अपामार्ग का एक मूल सिंपल सा बताता हूँ मैं आपको कि रक्त अपामार्ग का मूल बोला है कि कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है तो उसका सुखपूर्वक प्रसव करने के लिए अपामार्ग का मूल अगर कमर में बांध दें तो सुखपूर्वक प्रसव हो जाता है। अभी लोग इसको लोग बोलते हैं कि हवा में दे दिए, फेंक दिया है। सर मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको इंटरप्ट करूँगी, अपामार्ग क्या होता है ये हमारे व्यूअर्स को जरूर समझाएगा, क्योंकि अगर मैं मेरी बात सुनूं तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा है। अपामार्ग एक द्रव्य है जो बहुत उगता है इस सीजन में, जो गोपालक हैं वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इस ऋतु में गोपालक अपनी गायों को अपामार्ग का खूब सेवन कराते हैं। एक तरह का क्षारी पौधा है और वो गाय से रिलेटेड, मंदाग्नि से रिलेटेड सारे डिसऑर्डर ट्रीट करता है। तो बहुत बड़ा पौधा है, बुद्ध का वृक्ष बोला है वो अपामार्ग। अपन जब हवन करते हैं तो पंडित जी 9 तरह की लकड़ियां लाते हैं, आप सभी ने देखा होगा। हाँ, तो उसमें वो अपामार्ग का डालते हैं। तो बुद्ध की इसलिए डालते हैं कि हवन करते ताकि बुद्ध ग्रह अगर कहीं गलत जगह पे बैठे हो तो वो शांत हो और उनसे रिलेटेड अच्छे फल उस व्यक्ति को मिले। इसे बहुत सारे हर उसका ग्रह का एक पौधा बोला है और उसका नक्षत्र से रिलेटेड भी एक पौधा बोला है। 27 नक्षत्र चंद्र के, उन 27 नक्षत्रों के लिए अलग अलग पौधे बोले हैं। अभी वो नक्षत्र का जो निकल के आता है ना मैडम, वो एक्चुअली जो चंद्रमा की 27 पत्नियां थी, 27 नक्षत्र से वो निकल के आई है। उसमें फिर रोहिणी पे उनका विशेष प्रेम था। वो देखने को बहुत बार मिलता है ऐसा कि स्पेसिफिक। और फिर आप ये बोलते हैं कि सूर्य और पिता का कारक है कुंडली में, और सूर्य से ही प्रकाश ग्रहण करके चंद्रमा आलोकित होता है। ये सब इतना इंटर रिलेटेड है क्योंकि चंद्रमा को रक्त का कारक बोला गया है। स्त्री जो
प्रधान होती है, और आर्तो जो होता है वो विष्णु गुणात्मक होता है, तो उसकी रक्त से संज्ञा दे दी गई है, जी तो उसको चंद्रमा से रिलेटेड होकर देखना चाहिए। शुक्र का जो स्पर्म का बोला है आपको, जो स्पर्म का हेड होता है ना, जितनी भी माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज होती है ना मैडम, जेनेटिक डिसऑर्डर जो अपन आज चर्चा कर रहे हैं आनुवंशिक व्याधियां की, उसमें उस माइटोकॉन्ड्रिया का स्पर्म के अंदर जो हेड होता है, उस हेड में आपको क्या लगता है वो हेड ऐसे ही मूव ऑन करता है? ऐसे मूव ऑन नहीं होता है, जी उसमें एक मोटर होती है जिसको अपन माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, जो सेल का मतलब पावर हाउस होता है, उसी की वजह से वो गति करता है। तो आप जितने भी कर्म करते हो ना, उस माइटोकॉन्ड्रियल लेवल पर वो सब चीजें अफेक्ट करती हैं। तो वो स्पर्म की अगर गति कम हुई है तो माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी कम होगी, तो वो जाएगा, सही से फ्यूज नहीं होगा, फिर उसकी वजह से अच्छा गर्भ की निर्मित नहीं होगी, वो ढंग से फ्यूज नहीं हुआ तो, या हुआ भी तो जब प्रारंभिक अवस्थाएं होती हैं गर्भधारण की, जहाँ पे माइटोसिस मियोसिस सेल डिवीजन होता है, तो सेल डिवीजन के समय वो सेल डिवीजन ही प्रॉपर नहीं हो पाता है, क्योंकि वो जो उसको भी एनर्जी लगेगी, तो वो एनर्जी उसको माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है, माँ के उससे मिलती है। जब वो दोनों सही मात्रा में रहेगी तो ही वो डेवलपमेंट अच्छी तरह से होगा, बायोफर्केशन होगा अच्छी तरह से ऑर्गन्स का और सभी चीजों का। और कहीं इन चीजों में चूक होती है तो फिर जैसे आपने बोला कि आँख कमजोर हो सकती है क्या, तो डेफिनेटली आँख कमजोर हो सकती है, उसको उचित उपचार द्वारा ट्रीट किया जाता है, बहुत उचित उपचारों से ट्रीट किया जा सकता है इसको। पर जब बहुत ज्यादा नंबर बड़ा हो तो उसके लिए बहुत सारे उपाय एक साथ लगते हैं। आयुर्वेद कभी भी सिंपल ड्रग थेरेपी पे विश्वास नहीं करता है कि आपने एक ड्रग दे दी और हो गया ट्रीटमेंट। हेतु आपके निदान क्या है, अगर उन निदान का आपको अगर ज्ञात हो वैद्य को, तो निदान का सेवन सबसे पहले रोकना एक चीज है। उसके बाद दूसरी चीज होती है कि व्याधि की चिकित्सा स्वरूप से, कि उसका कैसे उसकी चिकित्सा की जाएगी, कितने चरणों में और कहाँ कहाँ से, जैसे आहार से की जाएगी, औषध से की जाएगी, या फिर उसके दिनचर्या से ट्रीट की जाएगी। क्योंकि दिन भर में अगर वो एक्टिविटी करता है, वो वैसी एक्टिविटी करेगा जिससे वो डिसीज बढ़े, तो उसका मेडिसिन लेने का वो वैद्य का जितना भी प्रयत्न कर रहा है सब निष्फल हो जाते हैं। तो इन चीजों में उनका मुझे लगता है, ऐसा मेरा पर्सनल मत है, चरकाचार्य और सुश्रुता जितने भी आचार्य हैं, जितने भी वैद्य गुणी लोग वैद्य हैं, उन सभी का मत यही होता है, निदान का परिवर्तन करना सबसे बेस्ट चिकित्सा होती है, उसके बाद ही बाकी चीजें चालू होती है आयुर्वेद में। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने ये चीज, मतलब जो गर्भ संस्कार हम जो भी बात करें, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने ये समझाया। पंकज जी, मैं आपके थोड़े से जो भी आप इस बारे में सोचते हैं, या जो इसको आप किस तरीके से एस्ट्रोलॉजिकली देखते हैं? इसको देखो, इसको दो चीज है जी। एक तो होता है कंसीव टाइम। तो हम, जैसे मेरी प्रीति मैडम से कई बार बात हुई इस विषय पे, पेशेंट है, तो हम जब एस्ट्रोलॉजी का देखते हैं ये टाइम सुटेबल है, तो उस टाइम पे प्रॉपर वो दवाई दी जाती है। उस टाइम पे मतलब एस्ट्रोलॉजी पे उसको प्रॉमिस करेगी कि इस टाइम पे कंसीव करेगा तो इसको ज्यादा बेटर है, चांसेस आधान लग्न बोल सकते हैं। यस, वही बोल सकते हैं आप। इसके अलावा फिर नक्षत्र और दोनों की उसमें कुंडली लगती है, पति और पत्नी दोनों की, तो उसमें दोनों की कुंडली प्रॉमिस कर रहा है कि पर्टिकुलर डेट पे भी बात कर सकते हैं। तो वो चीज, और साथ में जो आपका आयुर्वेद का उसमें जो ट्रीटमेंट चल रहा है उस समय बीमारी के साथ, तो दोनों मिलकर हम कंसीव टाइम में बात कर सकते हैं। और एक और चीज मैं गर्भ संस्कार में बोलना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा। कई बार मैंने देखा कि जैसे मैंने कहा था कि गर्भ संस्कार में वो कई बार जो चेन ब्रेक होती है दोष की, हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। बट कई बार मानो ऐसी कोई स्थिति बनती ट्रीटमेंट फ्रॉम बिगिनिंग आ गई, बट 7 मंथ्स में उसको नहीं करना, या जो भी कुछ कारण था, तो वहाँ भी कई बार रहता है कि आपका जो कर्मा लिखा है वो आगे बढ़ना ही है, तो वो गर्भ संस्कार में ब्रेक नहीं होगा, वो फिर आगे बढ़ता ही है। तो मैडम से मेरी यही बात है, फिर तो हर कोई गर्भ संस्कार उसको पितृदोष के निवारण पे जा सकते हैं। बोले नहीं, वो जितना उसका कर्मा लिखा है वो तो उसको भोगना ही है। कई बार कुछ बंदी खुद ही बना कर देंगे, या वॉट एवर द रीजन, कुछ ऐसा होता है कि सिचुएशन ऐसी बन चुकी है कि वो चीजें नहीं हो पाती कंटिन्यू, तो फिर वहाँ पे वो चीजें जो हमारा टॉपिक है आज का, उस पर फिर वो देखा गया कि वो आगे बढ़ता है। और मेरे को एक चीज है, यहाँ पर 3 चीजें बहुत ज्यादा काम है। एक तो हमारा कर्मा, हम जो कर्म करते हैं वो भी पितृदोष के बाद, ऐसा नहीं कि पहले के जो हमारे पूर्वज करके गए हैं, हम उसको भी हमारे कर्मों से भी हम उसको वहाँ पर स्टॉप कर सकते हैं। तो हमारे कर्मों से, रेमेडी से, जो हम एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज देते हैं, लाइक हम पीपल की सेवा बोलते हैं, तो पीपल, बिकॉज पीपल कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों का हो, क्योंकि उसकी आप देखोगे जड़ जो है, हम हमारे पूर्वज हमारी जड़ ही है ना, हम उनके थ्रू आए, तो पीपल की जड़ें कितनी फैली होती, तो पीपल को बहुत तरह से देखेंगे। हम ज्योतिष दृष्टि में आप उसकी सेवा करते रहिए,
रोली, आप अक्षत, पुष्प और दीप लगाते हैं यदि प्रॉपर, तो आपको पितृदोष का निवारण भी होता है। और जो आपका ये क्या बोलते हैं साइंस जो होता है, वो तो बोलते हैं कि ऑक्सीजन देने वाला पेड़, जी यदि आप उसकी सेवा करते हैं, मतलब आप उसके अंडर में ब्रीदिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो भी आपका वो जो ब्रीदिंग लेवल तो होता ही है, बट कहीं ना कहीं वो हम उसको अच्छा ही मानते हैं। तो मैं क्या इसको इस तरीके से ले सकती हूँ कि जैसे अगर हम देखते हैं कि एक लड़का और एक लड़की का, जैसा आपने बताया, हमें दोनों का चार्ट रखा है, हम दोनों का चार्ट लेके आए, फिर हमने उनके गोचर और दशा के अकॉर्डिंग देखा कि यस ये महीने या अगले 6 महीने आपके लिए कंसीविंग के लिए बहुत अच्छे हैं। इट मीन टाइम तो सही हो गया। फिर आपने बताया कि नक्षत्र और नक्षत्र का पौधा एंड वो सारी चीज़ें, अगर हम उस चीज़ को जोड़ते हैं, तो जैसे कि हम एस्ट्रोलॉजी में भी देखते हैं कि हर ग्रह का एक महीना होता है। जैसे हमारे 9 मंथ होते हैं, वैसे ही हर ग्रह का एक मंथ होता है। वो मंथ क्या हम गर्भ संस्कार के हिसाब से इस प्रकार जोड़ सकते हैं, जैसा कि मैं बता रही हूँ कि पहले महीने में जैसे हम शुक्र देखते हैं, देन दूसरे महीने में हम मंगल देखते हैं, ऐसे हर महीने में एक एक, क्योंकि बॉडी का ऑर्गन जो है, जैसे आपने बताया कि हर महीने एक एक बॉडी का ऑर्गन बनना शुरू होता है, एंड 7 मंथ होते होते शायद बेबी कंप्लीट हो जाता है। देन फिर उसका संपूर्ण विकास, लाइक ब्रेन का एंड बॉडी का जो संपूर्ण विकास होता है वो वहाँ पर। तो ये भी एक तरीका है, अगर हम गर्भ संस्कार के साथ इसको जोड़ लें कि अगर हर महीने लाइक सूर्य का महीना है, तो सूर्य से रिगार्डिंग चीज़ें जो भी लाइक सनलाइट में रहना या सूर्य के संबंधित जो भी फूड है उसको इंटैक्ट करना, खाना, एंड सनलाइट में वॉक करना, मॉर्निंग में जल्दी उठना, गायत्री मंत्र करना, हम उस मंथ में अगर उसको बोले तो क्या वो वहाँ पे हेल्प करेगा? बिल्कुल, गायत्री मंत्र ये बहुत हेल्पफुल है। अभी एक चर्चा, एक आपको बीच में रोके सर का एक अश्वत्थ पत्र का आया था, अश्वत्थ के ऊपर समय दिया था पीपल का रिलेटेड। तो बहुत सारी अनुवांशिक और जेनेटिक व्याधियों में अश्वत्थ पत्र भोजन भी कराना बोला गया। शास्त्रों में बहुत जगह पे आया है और पुराणों में भी बहुत जगह पर इसका वर्णन है, और मेरे पूज्य गुरुवर जी ने मुझे इस चीज़ के बारे में बहुत बताया था। अश्वत्थ पत्र का भोजन करने से बहुत सारी व्याधियाँ ट्रीट होती हैं। अगर माँ गर्भावस्था में अश्वत्थ पत्र पे भोजन करती है तो भी उसके बहुत सारे फल मिलते हैं। थोड़ा सा अश्वत्थ पत्र को आज की भाषा में क्या बोलते हैं वो भी बताइएगा। पीपल का पत्ता, जी सॉरी, पीपल का पत्ते को अश्वत्थ पत्र कहा जाता है। तो उसका वो जो आज अपनी चर्चा है अनुवांशिक व्याधियों की, जेनेटिक डिसीज की, उसमें बहुत लाभकारी होता सिद्ध होता है वो। जैसे सर ने भी बात, पंकज सर ने, इनका भी कुछ एक्सपीरियंस है एस्ट्रोलॉजिकली, और बहुत ऐसी जगह मैंने देखा है कि बहुत अच्छे परिणाम उसके देखने को मिलते हैं। अभी मैडम का जो प्रश्न था कि हर मंथ के हिसाब से किसी ग्रह को डिसाइड करके, एक्चुअली मैडम क्या होता है, आयुर्वेद में जो बोला है ना, पंच महाभूतात्मक चीजें बोली प्रकृति जो होती है, तो जब ये बनती है ना तो सभी का समावेश एक ही साथ होता है। हर मंथ में कुछ अलग अलग चेंजेस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो कि हाँ इस ग्रह का प्राबल्य है, पर वो होते सब एक ही साथ में, आप उनको विभक्त करके नहीं देख सकते। तो मेरा मानना है कि जैसे अपन सुबह दोपहर शाम को करके ग्रहों का विभाजन भी कितनी बार करते हैं, एस्ट्रोलॉजी में भी ये पद्धति है, सुबह दोपहर शाम के हिसाब से भी उसकी पद्धति डिवाइडेशन कर, तो उसी अनुसार गर्भावस्था में स्त्री के ग्रहों का विचार करना चाहिए, ना कि स्पेसिफिक मंथ के हिसाब से। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वो पंच महाभूतात्मक है, सप्त धातुआत्मक हो चुका होता है 5-6 महीने तक, तो उसके बाद फिर आप उन पे ये विचार, मेरे ख्याल से उसकी जगह ये विचार करना चाहिए कि सभी ग्रहों का सम्मिलित स्वरूप में, जैसे जिस नक्षत्र पे वो हुआ है, कंसीव हुआ है, कि आपको रिपोर्ट आ गई कि इट्स पॉजिटिव, तो आप देख लें कि इस नक्षत्र पे हुआ है, तो उसके कितने दिन पहले ये हुआ होगा, उस समय कौन सा नक्षत्र था, ये सब पता चलता है। ज्योतिष शास्त्र इतना बहुत महान था कि उसे नाड़ी देख के या चेहरा देख के क्वेश्चन से, जैसे चंद्र कुंडली का जैसे आप बहुत वर्णन आता है कि क्वेश्चन पूछे, माँ ने क्वेश्चन के आंसर दिए, तो इधर वो कि हाँ ये ऐसा प्रश्न कुंडली की ये ऐसा ही हुआ होगा, फिर आप कितनी भी कोशिश कर लो, अगर वो बहुत अच्छे ज्ञाता है उनके प्रश्न कुंडली के, तो फिर वो असंभव है कि वो चीज गलत हो जाए। ये मैंने बहुत बार देखा। मैं बहुत छोटा था तो मेरी मदर, हमारे यहाँ पे एक पंडित जी थे, बहुत माने हुए थे, बहुत भक्ति भाव वाले थे, तो मेरी मम्मी का कुछ भी घूम जाता तो वहाँ पहुँच जाते थे कि बेटा क्या चल रहा है, ये कुछ भी समझ में नहीं आता मेरे को आपका, और वो ये बोलते थे दक्षिण में गिरी है कुछ दिन बाद मिल जाएगी, उधर गिरी है अपने आप आ जाएगी, तो वो होता था। तो मुझे लगता था ये भी फेंक रहे हैं, मम्मी भी झेल रही, मैंने ठीक है होने दो। और समय के साथ वही कह रहा हूँ कि अपने सनातन ज्ञान को आप
इस तरह से न लें। आप उसकी महत्ता तभी समझ लेते, हो सकता है कि शायद प्रभु मुझे अवगत कराना चाह रहे हो, पर उस समय मैं मूर्ख बुद्धि रहा होगा, तो वो प्रकाश ज्ञान का मैं ले नहीं पाया। तो मुझे उसका अफसोस वो जरूर होता है कि क्यों मैं उस समय में उस अवस्था में नहीं आ पाया। नहीं आ पाए। अगर वो लेता तो शायद और कुछ संभव हो सकता था। जी जी। तो जिसी प्रभु खैर की इच्छा। ये जो आयुर्वेद या ज्योतिष इतना बड़ा और इतना बड़ा विज्ञान है कि जिसका आर और पार पाना बहुत मुश्किल है। तो हम इस चर्चा को यहीं पे विराम करते हैं। एंड मैं चाहूँगी कि अगर नक्षत्रा कुछ क्वेश्चन अगर हमारे व्यूअर्स के हो तो प्लीज। जितने भी व्यूअर्स हैं, आपके अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जब तक हम चर्चा करते हैं इसके ऊपर के जो टॉपिक है हमारा, इसमें मैं गुरुजी का इसके ऊपर सुन रहा हूँ पितृदोष पे। तो नमः शिवाय जो मंत्र है, यदि कोई बंदा डेली इस बेस पे करता है तो नमः शिवाय सिर्फ ये 5 जो अक्षर है, यही पंच तत्व है उसके ऊपर काम करते हैं। और ये पितृदोष, कैसा भी पितृदोष कुंडली में निर्मित उत्पन्न, वो सब इसका काट है। तो मंत्र यदि हम स्पेशल, यदि कोई मंत्र किसी को भी करना है विदाउट एनी कुंडली, विदाउट एनी चार्ट, तो वो नमः शिवाय सिर्फ मंत्र ही बोले तो ही उसका पितृदोष कट जाता है। इवन पीपल की सेवा इज फॉर एवरीवन। यदि वो करता है पीपल की सेवा तो भी उसका पितृदोष हो जाएगा। एक तीसरा हमको सभी को मालूम है कि हमको तर्पण करना है। तो श्राद्ध पक्ष में यदि तर्पण करता है बंदा जो कि पूर्वज जा चुके उनकी तिथि पर, और नहीं मालूम हो तो सर्व पितृ अमावस्या यदि वो करता है तो भी वो पितृदोष का निवारण हो जाएगा। तो कुछ कॉमन रेमेडीज जो है सभी के लिए विदाउट एनी चार्ट। अभी सर ने ओम का बोला तो मैं उसका एक बताना चाहता हूँ कि वैज्ञानिक जगत में एक चीज़ है इन्फिनिटी, जिसके पीछे सारे वैज्ञानिक भागते रहते हैं। आप जब ओम का उच्चारण करते हो ना, अगर ओम को उच्चारण करते हैं तो उसका अगर ये किया जाए, साउंड वेव के प्रकाशित किया जाए, वो बिल्कुल इन्फिनिटी का ही साइन बनाती है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, नासा में भी ये प्रैक्टिकल सुने हैं, बहुत जगह चल रहे हैं, और आप जाके उन जगह पे उस चीज़ों को देख सकते हो कि ये बहुत ही बड़ा आपको वरदान है। आप इन चीज़ों को समझेंगे तो बहुत ही मतलब आर ना पार इनका कुछ ऐसा चीज़ नहीं है। मतलब आयुर्वेद और ज्योतिष हमें एक बहुत ब्यूटीफुल विज्ञान हमारे पूर्वजों के द्वारा, हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा हमें मिला है। मैं चाहूँगी कि हमारे जितने व्यूअर्स से ज़्यादा ये ज्ञान एक तो खुद अपनाएं और दूसरों को प्रेरित करें, जिससे हमारे यहाँ जो भ्रांतियाँ फैली हुई है, जैसे एक भ्रांति आज हमने अभी यहाँ पर डिस्कस करी और उसको मिथ बना के हटाएं, उसी प्रकार बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, उसको हटाएं और सही मार्ग पे चलें। यस नक्षत्रा, ऐसा कुछ क्वेश्चन है? हाँ, मीनल जी पूछ रही है कि if we do not know our gram and कुल देवता, then how should we do everyday पूजा? नक्षत्रा एक बार रिपीट और करेंगे प्लीज आप? कि अगर हमें हमारे ग्राम और कुल देवता ज्ञात नहीं है तो हमारी एवरीडे पूजा कैसे करनी चाहिए? जी इसमें मैं थोड़ा सा एडवांस थोड़ा बात करूँगा। जी। लाइक हमारे पास जब क्लाइंट आता है हम बोलते हैं आपकी कुल देवी क्या आराधना है, तो वी डोंट नो अबाउट द कुल देवी, तो हम कहते हैं आप दुर्गा देवी आप उनकी आराधना करो, उनको मान के तो भी आप ये मान के चलो आपको कुल देवी की आराधना। तो जिनको अपने कुल देवी देवता नहीं मानते तो आप अगर माता की बात करते हैं तो दुर्गा देवी का आप स्मरण करो। जैसे पंजाबी लोगों की बात करें, सर मेरी बात होती थी कि उनको वैष्णो देवी का है, आप वैष्णो देवी की आराधना करो तो आपके लिए हो जाएगा। उसी तरह हम ज्योतिष दृष्टिकोण जब देखते हैं, जब उनको नहीं मालूम चार्ट के साथ, तो हम बोलते हैं कि आप दुर्गा देवी की आराधना करो तो भी वो कहीं ना कहीं कुल देवी आपकी वैसे ही काम करेगी जैसे बात करें। कुल देवता का भी एक वर्णन आया है कि ऐसा वर्णन शास्त्रों पुराणों में बहुत जगह पे लिखा हुआ है। हर दिशा के देवता बताए गए हैं, सब बताए गए हैं। जब किसी को ग्राम देवता के बारे में अगर नहीं पता होता, वैसे तो आप किन्हीं अपने बुजुर्गों से पूछेंगे कहीं पर जाकर, जिस स्थान के मूल है आप, तो वहाँ पे आसानी से आपको उस गांव में कुल देवता का, उस ग्राम देवता पंडित जी वगैरह भी बता सकते हैं, ग्राम देवता का मंदिर मिल ही जाता है मैडम सभी जगह पे। बिल्कुल होता है, वो है ही है, आज भी जैसे अगर हम इंदौर की बात करें तो हमारे जो खजराना गणेश है वो हमारे ग्राम देवता। तो वैसे ही ग्राम देवता के मंदिर सभी जगह होते हैं प्राय, और जिसको नहीं समझ में आता है
वो किसी अच्छे ज्योतिष से कंसल्ट करेगा तो वो उनकी समस्या का निदान बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। बिल्कुल। और एक अनुवांशिक व्याधि को लेकर एक और बोला है, जिससे बिल्वाष्टकम में एक वर्ड आया है, त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम एक बिल्वम शिवार्पणम। तो वो एक बिल्व शिवार्पण करना है, अगर उस बिल्व का आप सेवन भी करते हैं तो भी वो 3 जन्मों के पाप को संहार करता है। तो ये अनुवांशिक व्याधि के लिए बहुत उत्तम है। वो पित्त का शमन करता है, बहुत सारे ज्वरों का शमन करता है। आयुर्वेद में ज्वर से रिलेटेड ही सारी व्याधियां उत्पन्न हुई है। पहला ही वर्णन आयुर्वेद में ज्वर व्याधि का है, उसके बाद ही सारी व्याधियों की लाइन लगाई है। देखिए ये कितनी खूबसूरत बात भी हमारे डॉक्टर साहब ने बताई। ये जो बिल्व पत्र की बात करेंगे, ये हमारे पंडित जी है जो भी कथा सुना रहे शिव पुराण, उसमें उन्होंने यही बात बताई है। जो उस कथा को सुन के सब लोग कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे शास्त्रों में बहुत सालों पुराना लिख के जा चुके हैं हमारे ऋषिगण। जी नक्षत्रा। इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए रावण आयुर्विद्या की ओर से मैं हमारे आज के प्रमुख वक्ता वैद्य अंतिम व्यास जी व श्री पंकज बहल जी का हृदय तल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। आपने आपके अनुभवी शब्दों से व असीम ज्ञान से हम सभी का ज्ञानवर्धन किया। साथ ही मैं श्रीमती श्वेता गुप्ता जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगी, जिन्होंने अपने अद्भुत संचालन से इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ा दी। आज के शुभ अवसर पर यहाँ एकत्रित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मैं आप सभी का हृदय तल से आभार व्यक्त करती हूँ। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी व इस कार्यक्रम को विराम देती हूँ। धन्यवाद।